Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine, will be enjoying a healthy life. Welcome to EBSEX online support program. You are joining Mohsin Ali Khan. I am lecturer here in APS Zamzama Noshera Kent. I am here to teach you physics class 9. Before start of the lecture, one thing I want to tell you is that कि अपने पास बुक कॉपी पेंसिल वगैरह सब कुछ रेडी करके रख ले। अगर आप वीडियो को ऐसे ही सुनते जाएंगे और पिक्चर्स देखते जाएंगे तो यकीन करें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओपन योर टेक्स्ट बुक फिजिक्स क्लास 9, ओके, Federal Board textbook. Okay, let's start with week 10 part first of your textbook physics class 9. यूनिट 5 ग्रेविटेशन हमने शुरू किया था, जिसका टॉपिक 5.1 आर्टिकल 5.1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पर लिया था और उसकी कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की कंसिस्टेंसी विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ वो पढ़ लिया था। नाउ वी विल watch a video related to gravitational field. Okay, open the page number 109 of your textbook. Okay, let's start the lecture properly. Okay, now moving toward the learning outcomes of the lecture. At the end of this lecture, student will be able to describe the gravitational field, number first, number second, gravitational field strength, and number third, gravitational field is an example of field of force कि field of force क्या है और gravitational field कैसे उसके example में fall कर जाता है। ये तीनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द लेक्चर आउटलाइंस के इस लेक्चर में हमें कौन से स्लाइड्स फॉलो करने हैं। व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मीन बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज़ मीन बाय फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अदर प्लेनेट क्या होता है और अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये कैसे चेंज होता जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब है कि दो चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट में हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स exerted when one object is in contact with another object, like that is the one object and that is another object. अगर मैं इस पर फोर्स लगाना चाहता हूँ लाइक दैट, दोनों को प्रेस करें, ये हैंड लेफ्ट हैंड पर फोर्स लगा रहा है तो ये क्या है, दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं, दोनों बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल्स आर हैमरिंग ऑफ द नेल को आप प्रेस करते हैं ऐसे, तो नेल और आपका हैमर जो है तब फोर्स लगता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं, तो दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। ड्रैग करते हैं आप चेयर को, ऐसे ड्रैग करते हैं, चेयर को ड्रैग करते जाते हैं तो वो भी कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। बुक को आपने ऐसे बुक को पकड़ा हुआ है ऐसे, तो आपका हैंड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और आपका हैंड जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट बुक जो है उसके साथ कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल। या वेरी सिंपल एग्जांपल, गाड़ी है और गाड़ी के पीछे आप दिक्का लगा रहे हो, पीछे की तरफ से धकेल रहे हो या आगे की तरफ से धकेल रहे हो, तो वो भी कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। नाउ मूविंग टुवर्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स में फॉल करता है। कैसे? नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। रिमेंबर, आपके बुक में एक इससे रिलेटेड एक शॉर्ट आंसर या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा फील्ड फोर्स से रिलेटेड। तो फील्ड फोर्स का मतलब है नॉन कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स।
वो फोर्स जो दो बॉडीज के दरमियान लगे लेकिन दोनों बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में ना हो। लाइक इन दोनों के दरमियान फोर्स है, डेफिनेटली है। एक का ऑब्जेक्ट मास m1, दूसरे का m2, और दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है और दोनों फिजिकली कांटेक्ट में भी नहीं है। तो ये फील्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स एक्सर्टेड, look at this definition, force exerted when both objects are not in contact with each other, जब दोनों objects एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। look at that example, okay, like you are hanging books in your hand और आपसे एकदम जो है वो आपसे बुक गिर जाते हैं, तो अर्थ जो है इस बुक पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है और बुक जो है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये बुक गिर रहा है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये बुक गिर रहा है। बुक इधर जब टपकेगा, टपकने से पहले इस पर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स क्या है? फील्ड फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, इसका अनदर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स भी है। आपने मैग्नेट रखा है तो आप उसके करीब कोई चीज़ लेकर आते हो तो उस पर फोर्स लगता है एकदम। ये मैग्नेट जो है इस ऑब्जेक्ट को, या स्टील ऑब्जेक्ट्स है या मेटल ऑब्जेक्ट्स है, वो एकदम इसको ऐसे खींच लेता है। तो इसके साथ ये कांटेक्ट में नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस मैग्नेट के साथ ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए तो ये मूवमेंट कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ को दरमियान में लाते हैं, इसलिए तो ये मूवमेंट कर रहा है। अगर इस पर फोर्स ना लगता तो एक्सेलरेशन किधर से प्रोड्यूस होता? नहीं प्रोड्यूस होता। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इसकी एग्जांपल है। वायर है, उसके दरमियान कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स, आप कोई एक वायर है उसके नज़दीक आप लेकर जाते हो, कोई एक वायर है उसके आप नज़दीक कोई दूसरी वायर, टेस्ट नहीं करना, ओके, ऐसी टेस्टिंग नहीं करनी, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके नज़दीक लेकर जाते हो तो वो एकदम उसको खींच लेती है, सही है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये भी एग्जांपल है फील्ड फोर्स की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया कि किस चीज़ की एग्जांपल है, यस बताएं, किस चीज़ की एग्जांपल है? फील्ड फोर्स की एग्जांपल है। ओके, कि दो बॉडीज़ हैं, ऐसे पड़े हुए हैं दो बॉडीज़, तो इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स क्या है? फील्ड फोर्स है। वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जाम्पल है फील्ड फोर्स का। ओके, कि नॉन कांटेक्ट में ना भी हो दो बॉडीज कांटेक्ट में ना भी हो, तब भी एक दूसरे पर फोर्सेस एक्सर्ट करता है, लेकिन वो फोर्सेस बहुत स्मॉलर होते हैं। अगर हम प्लैनेट्स की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर ये फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। ओके, रिकेप करें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, वही मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि दो फोर्सेस के, दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, आगे जाते हैं इसके फार्मूला की तरफ, कि ये फोर्स जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट, ये ग्रेविटेशनल, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड फोर्स किस चीज़ के इक्वल होगा? Gm1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। ओके, अगर आपके पास अर्थ हो, क्या हो? अर्थ हो, एक मास आपके पास अर्थ हो, एक ऑब्जेक्ट आपके पास अर्थ हो, और उस अर्थ के ऊपर एक दूसरा मास m पड़ा हुआ है। एक का मास me है, m1 आपके पास क्या है? m है। m1 आपके पास क्या है? m1 m है। और m2 आपके पास क्या है? me है। ये मैंने यहाँ पर पुट किया, me। और देखें, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक मैंने r लिया है, और इसको मैंने कह दिया है कि ये r जो है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। और इसका फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा। मीन्स कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ में आप छोटा सा 1 मीटर या मीटर का आधा आप ऐड करें तो उससे वही तकरीबन रेडियस ही आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है r², d की जगह मैंने r लिख लिया है। F इज इक्वल टू Gme डिवाइडेड बाई r², वियर me आपके पास क्या है? ये मैंने एक्सप्लेन किया कि मास ऑफ द अर्थ है।
what is m? M is the mass of that object, that small object placed on the surface of the earth. What is r? R is the distance of a body from the center of the earth. Now काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ. Now proceeding forward toward the gravitational field. Okay, gravitational field का क्या मतलब है? Gravitational field का मतलब क्या है? A region in space in which a body would experience a gravitational force. Look at this picture, okay? A region in space in which a body would experience a gravitational force. ये एक globe है, अर्थ है, okay? ये gravitational force exert करता है हर एक बॉडी पर. ऊपर है, नीचे है, सरफेस से ऊपर है, सरफेस के मतलब हाइट पर है, या सरफेस के बिल्कुल करीब है. दोनों बॉडीज पर ये फोर्स एक्सर्ट करता है. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है. ए रीजन इन स्पेस इन विच ए बॉडी वुड एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देते हैं. और ये रीजन ये हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, ये हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा. एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ. अर्थ के हर एक तरफ से सिमिलर फोर्स लगता है. ओके, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. सिंपल. अच्छा, इस बात को याद रखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है. कहाँ पर? नियर द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ. यस, नियर द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये वीकर होता जाता है. इज इट क्लियर नाउ? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड. कैसे एग्जांपल है फील्ड ऑफ फोर्स का? कि फील्ड ऑफ फोर्स को पहले डिस्कस करते हैं, और ये फील्ड ऑफ फोर्स या फील्ड फोर्स ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि वो रीजन या वो स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट और अराउंड द बॉडी जहाँ पर आपको फोर्स फील होता है और दोनों बॉडीज कांटेक्ट में ना हो. मैं जब नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं. सिमिलर चीज़ है. ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स. क्यों एग्जांपल है? कि फील्ड फोर्स में हम यही कहते हैं कि बॉडीज कांटेक्ट में ना हो. इज इट क्लियर नाउ? Now proceeding forward towards the gravitational field strength. मैंने डिस्कस किया कि अगर एक ग्लोब है आपके पास, अर्थ है, ग्लोब है, अर्थ है आपके पास, तो अर्थ के नज़दीक और सरफेस पर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है. फिर जब आप दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जाता है. इज इट क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फील्ड असल में है क्या? आप तो ये भी कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अर्थ के ऊपर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉलर है. दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास काफ़ी ज़्यादा है. तो आप तो क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि यार ये लार्जर ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है, लार्जर ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है तो उसके दरमियान तो फील्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. नो, वी आर डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के पर यूनिट मास कितना फोर्स लग रहा है. ओके, पर यूनिट मास कितना फोर्स लग रहा है तो उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड को हम जनरलाइज कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. ओके, ये एक पॉइंट फंक्शन है, ये याद रखें कि ये एक पॉइंट फंक्शन है. एक ही मास आप ले लें, एक ही मास आप ले लें. आपके पास कोई ग्लोब है, उसके ऊपर आप ये कोई ग्लोब है, उसके ऊपर एक ही मास ले लें. ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पर कुछ और होगी. लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ पर जो वैल्यू है ऑन द सरफेस हमेशा यही रहेगी, ऑन द सरफेस हमेशा यही रहेगी. और अगर आप यहाँ पर चले जाए तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज तो हो जाएगी, लेकिन अराउंड दैट सर्कल ये कांस्टेंट रहेगी. अच्छा, और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये वैल्यू क्या होगी? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ या अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, और ये फार्मूला याद रखें. इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. आगे जाते हैं. ओके,
नो पहले तो इस जनरल कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे जो है वो अर्थ के नज़दीक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जाता है, मींस के 10 से कम होता जाता है। A/B प्रोपोर्शन C/D, इसको मैं A/B लिख सकता हूँ और इसको C/D लिख सकता हूँ, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने इक्वल में कन्वर्ट किया। इसको समझे, ये काफ़ी सिंपल है कि अगर 10 kg मास है उसके लिए फोर्स इतना लग रहा है, 10 kg मास पर फोर्स इतना लग रहा है 50 न्यूटन, तो 1 kg मास पर कितना फोर्स लगेगा, ये काफ़ी दफ़ा हम क्लास में कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे 10x आ जाएगा, इससे 50 आ जाएगा। इज इट क्लियर? 10x, x की वैल्यू निकाली, 50/10 5 न्यूटन। इट्स मीन कि अगर 10 kg पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 1 kg पर कितना फोर्स लगेगा, 1 kg पर कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन। इज इट क्लियर? इस कॉन्सेप्ट की अगर आपको समझ आती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को समझना काफ़ी इजी है, क्योंकि वहाँ पर भी हम यूनिट मास के लिए फोर्स निकालेंगे, यूनिट मास के लिए फोर्स निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट मास के इतने मास के लिए तो फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन पर यूनिट मास कितना फोर्स लग रहा है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर एक बॉडी है और सरफेस पर पड़ी हुई है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा था कि ये फार्मूला याद रखें, काम आएगा। नाउ इस पिक्चर को देख लें, इस पिक्चर को देख लें, ये ग्लोब है, इसके ऊपर एक मास पड़ा हुआ है 10 kg, छोटा सा मास है, इस ग्लोब पर एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है। इन दोनों के दरमियान अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कितना है, r है, कितना है, r है, और इसका मास कितना है, me, इसका मास कितना है, me, इसका मास क्या है, m 10 kg। ओके, और इसका रेडियस कितना है, r, इसका रेडियस कितना है, r। तो ये F1 किस चीज़ के इक्वल आएगा, F1 किस चीज़ के इक्वल आएगा, यस, इस चीज़ को यूज़ करें, इस चीज़ को यूज़ करें और F1 की वैल्यू निकालते जाए। F1 की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, g, m की वैल्यू क्या है, 10 है, मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस का स्क्वायर है। ओके, ये मेरे पास फोर्स निकल आया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकल आया। फिर मैंने कहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, कि अगर 10 kg पर 10 kg पर इतना फोर्स लग रहा है, 10 kg पर इतना फोर्स लग रहा है, तो 1 kg पर कितना फोर्स लगेगा। उसी तरह प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगा कि 10 me² डिवाइड बाय r² इंटू g और होल डिवाइडेड बाय 10। इज इट क्लियर? तो आपके पास इससे वैल्यू आ जाएगी GME डिवाइड बाय r²। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि ये 10 कैसे आया, इससे 10 ऐसे आ जाता है। देखिए, अगर आप मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ द अर्थ आपके पास एक नॉन वैल्यू होती है, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट करें, वो भी नॉन वैल्यू होती है, जी भी आपके पास एक नॉन वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ये तीनों वैल्यूज पुट करें, उससे एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? नाउ अभी एक सेकेंड एग्जांपल इससे रिलेटेड करते हैं, इसको खुद ट्राई करें कि अगर ये मास मैंने पहले कहा था कि 10 kg है, ये मास मैंने पहले कहा था कि 10 kg है, अभी मैंने 20 kg कर दिया, लेकिन इससे मैं दूर नहीं ले जा रहा। मैंने कहा था कि ये पॉइंट फंक्शन है, क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट फंक्शन है। अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे पॉइंट फंक्शन है। इस सर्कल के दरमियान, इस सर्कल पर, इस सरफेस पर ये मास जितना भी हो, 10 हो, 20 हो, 50 कर ले, 100 कर ले, जितना भी हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, वही 10 आएगा। लुक एट दिस, F2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 20 me डिवाइड बाय r²। तो अभी देख लें, अगर 20 kg के लिए ये वैल्यू है तो 1 kg के लिए कितनी वैल्यू आएगी फोर्स के, वो निकाल ले। फोर्स पर यूनिट मास आपके पास आ जाएगा, सिंपल, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे भी आएगा। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि अगर ये मास इससे दूर चला जाए, ये तो एक पॉइंट है ना, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन इससे दूर आप जाते जाए, इस सरफेस से आप दूर जाते जाए, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होता जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास है, वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर पड़ा हुआ है, तो वो तो हमने डिस्कस किया। उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा 10 की वैल्यू हमें देता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर चले जाते हैं। ओके, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये हमने डिस्कस किया कि अगर मास 20 kg है या 10 kg है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वैल्यू हमेशा ही इसी सरफेस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ओके, नाउ अगर ये मास या कोई और मास 5 kg मास इसके सरफेस से दूर चला जाए, इसके सरफेस से दूर चला जाए, तो कैसे चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg ऑब्जेक्ट है और ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ। ओके, एक इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इस ऑब्जेक्ट का मास me है। ओके, m की जगह मैं क्या पुट करूंगा, m की जगह मैं पुट करूंगा 5। ओके, m की जगह मैंने क्या पुट किया 5, me अपनी जगह, g अपनी जगह, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, r प्लस h, ये h है और ये r है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना था, r था। ओके, तो वहां पर सिंपल हम r लिखते थे, यहाँ पर हम r प्लस h लिखेंगे। ओके, अच्छा, ये हमारे पास आया ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अर्थ जो इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये उसके लिए इक्वेशन आया। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अभी आप कैलकुलेट करें, खुद ही ट्राई करें कि अगर 5 kg के लिए, 5 kg मास के लिए ये फोर्स आया, 5 kg मास के लिए ये फोर्स आया, तो 1 kg मास के लिए कितना फोर्स आएगा, तो आपके पास फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा, लाइक दैट। फोर्स पर यूनिट मास 5 kg मास के लिए, 5 kg मास के लिए ये वैल्यू आई, तो 1 kg मास के लिए कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगा उसके लिए 1 kg मास के लिए। अभी इधर देखिए, इधर गौर करें, मास ऑफ द अर्थ वेल नोन, जी की वैल्यू नॉन है, आर की वैल्यू नॉन है, हाइट भी आपके पास नॉन होगा। ओके, अच्छा, अभी इधर देखें कि वहां पर जस्ट आर था, जब हम GME डिवाइडेड बाय आर पुट करते थे, GME बैक स्लाइड पर जाए, स्लाइड नंबर 12 पर, तो आपको मिलेगा कि GME डिवाइडेड बाय आर हमारे पास आता था, तो उससे हमारे पास 10 वैल्यू आती थी। क्या वैल्यू आती थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम वैल्यू आएगी। क्यों कम वैल्यू आएगी, क्योंकि r प्लस h, इस r में h 8 हो रहा है, डिनोमिनेटर को मैं ग्रेटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट स्मॉलर आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ, आई होप दैट विल बी वेरी क्लियर। तो इट्स मीन के अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ में जाता जाऊँ तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अच्छा, इधर ये नोट करें, इधर ये यूनिट में मिस्टेक है, आई थिंक सो, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, इधर 2 कर ले, 2, इधर यहाँ पर 2 है। ओके, thank you very much for listening me and absorbing my lecture with full energy। और यहाँ पर देख ले कि क्यों ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्मॉलर आएगा 10 से, क्योंकि r प्लस h जो है वो ग्रेटर है r से। ओके, thank you very much। if you have any question, any doubt in that lecture, you can ask that questions, you can email me that questions on my email mohsinalihan@icp@gmail.com। अच्छा, और एक बात याद दिलाता जाऊँ कि क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है कि अगर आप क्वेश्चन पूछे तो उसमें ये स्लाइड नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है, उसमें स्लाइड नंबर ज़रूर मेंशन करें और क्वेश्चन क्लियर क्या करें, लाइक क्वेश्चन मुझे समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, अपने दुआओं में याद रखिएगा।